इक्विटी बाजार के साथ साथ कमोडिटी बाजार पर भी हमारी निगाहें काफ़ी पैनी हैं और अब बात करते हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के। एग्री कमोडिटीज़ से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण अपडेट तो हम लेकर के हाजिर ही हैं, लेकिन साथ साथ बताएंगे आपको क्रूड के बारे में भी। इस अपडेट में हमारा साथ देने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर और साथ ही में इंडियन कॉटन एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और डायरेक्टर राकेश राठी जी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, अजय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर, पहला सवाल सर जो है अब वो एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के जुड़ा हुआ है, कॉटन से जुड़ा हुआ है। भारतीय कपास के जो खरीदार अब तक रहा बड़ा बांग्लादेश, वहाँ पर सर वहाँ से खबर निकल के आ रही है कि वो अमेरिका से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का उन्होंने ऑफर दिया है। बांग्लादेश ने अमेरिका का रुख किया, तो फिर भारत से एक्सपोर्ट कितना घट सकता है और इसका असर किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम देखें तो अभी तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है पिछले 6-7 दिन जो गए हैं वो बिल्कुल टैरिफ को लेकर ही बने हुए है कि कैसे क्या रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि इस बार क्रॉप साइज भी कम है और जो खास करके एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे दो तीन चीजें। पहला है रुपए में मजबूती है और साथ में टैरिफ को लेकर यूएस से जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का ऑफर दिया गया है उसके बाद डेफिनेटली इंडियन मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट साथ में साथ एक चीज और भी आप देखिए कि चाहे चाइना हो चाहे बांग्लादेश हो, दोनों के जो रिलेशन है यूएस से अब तक अच्छे नहीं रहे जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। तो वहां पे हम एक स्कोर अच्छा देखते हैं इंडिया का। लेकिन डेफिनेटली ये जो अपडेट निकल कर आई है इसके लिए इंडियन मार्केट में थोड़े से एक्सपोर्टर्स को चिंता रह सकती है। बट कुल मिलाकर अभी भी बोलना बहुत मतलब हम बोलते हैं जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि 3 तारीख से जो अपडेट्स आए हैं उसके बाद 10 तारीख तक का वेट करना चाहिए कि 10 तारीख के अंदर एक्चुअली टैरिफ्स कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, कुछ एडजस्टमेंट्स रहेंगे। हमने चाइना को भी देखा रिटेलिएशन कर रहा है, इंडिया कुछ क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये हफ्ते का वेट करना चाहिए। बट कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है ड्यूटी फ्री का तो इंडियन मार्केट के लिए खास करके कॉटन के लिए ये एक नेगेटिव खबर रहेगी। ये एक नेगेटिव खबर है, बिल्कुल। सर, राकेश राठी जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। राकेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे भी पहला रिएक्शन इस खबर पे ही जानना चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बांग्लादेश ने अमेरिका से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का ऑफर दिया हुआ है? नहीं सर, देखिए बांग्लादेश में सभी तरह की कॉटन जो है ना वो ड्यूटी फ्री है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने अमेरिका को ऑफर दिया है ड्यूटी फ्री करने का। बांग्लादेश में जो भी कॉटन आती है वो ड्यूटी फ्री ही आती है। तो इसमें एक रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है वो हुई है कि पिछले 2-1 महीने से बांग्लादेश ने वहां बॉन्डिंग वेयर हाउसेज में अमेरिकन कंपनी को कॉटन रखने की परमिशन दी है। अभी तक क्या था कि जैसे पिछले साल बांग्लादेश के अंदर यूएस की जो कॉटन थी, जो टोटल कॉटन परचेज है उसका 11% शेयर था, फिर इसके हिंदुस्तान का जो शेयर था वो 22% था। तो उसके जो हिंदुस्तान की कॉटन बांग्लादेश में जो जाती है उसके 2 कारण है कि हिंदुस्तान की कॉटन को बांग्लादेश में पहुंचने के लिए ट्रांजिट पीरियड काफी कम है, करीबन 10-12 दिन के अंदर जो गांठें पहुंच जाती हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक की या और दूसरे तरह की जो बिलिंग है वो यहाँ पे काफी इजीली हो जाती है। और तब जब से ये गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को अलाउ किया भी अब बॉन्डिंग वेयर हाउस से अमेरिकन कंपनी वहाँ गांठें रख लेंगी, तो उससे जो अमेरिकन कॉटन को हमारे मुकाबले में, हमारी कॉटन को 15 दिन लगते थे, उनकी कॉटन को 90 दिन पहुंचने में लगते थे। तो जब उनको रेडिली अवेलेबल हो जाएगी तो उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान के कॉटन एक्सपोर्ट को काफी बड़ा दिक्कत आ सकती है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस लोअर ट्रांजिट पीरियड इन केस ऑफ अमेरिकन कॉटन विद न्यू सिस्टम। सर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत को अपने कपास के मार्केट को बचाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा, क्योंकि बड़ा एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश को जाता है, ऐसे में भारत के कॉटन का फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं सर, क्या है, अभी हमारी कॉटन बांग्लादेश में भाव की वजह से नहीं है, ऑर्गेनिक की बिलिंग की वजह से और आपके लोअर ट्रांजिट पीरियड के लिए जा रही है। अगर ये ट्रांजिट पीरियड अमेरिका वालों का कम हो जाएगा तो हमारा तो भविष्य जो है वो थोड़ा धुंधला ही हो जाएगा ना। दे विल प्रेफर टू बाय यूएस कॉटन ओवर इंडियन कॉटन, देन आवर एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश विल कम डाउन। बिल्कुल सर। अजय सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को अपने कपास मार्केट को बचाए रखने के लिए वो कौन से स्टेप हो सकते हैं जो उठाने चाहिए? कॉटन एक्सपोर्ट को
जी सर, आपके पास आ रहे हैं सर। एक बार अजय सर से भी इस पर कमेंट ले लें। अजय सर, आपको क्या लगता है अपने कॉटन एक्सपोर्ट को बचाने के लिए क्या स्टेप हैं जो इंडिया को उठाने चाहिए अभी? मुझे लगता है कि जो फिजिकली राकेश जी बहुत अच्छे से इस चीज को देखते हैं। हम तो मतलब एक ओवरऑल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए इंडिया ऑलरेडी इस पे स्टेप्स कर रही है, लेकिन अभी भी एक रेडिकल चेंज करने की जरूरत है। और खास करके 2025 की जब से हमने एंटर किया, जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो सबसे पहले तो नए मार्केट देख रहे हैं। लेकिन टाइमिंग जो टैरिफ की वजह से हमने देखा, चाहे यूएस हो, यूरोप है, दोनों ही मार्केट रिसेशन के चपेट में। यही हम बांग्लादेश की बात करें या चाइना की बात करें, वहां पे भी स्थिति कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ तो मैं भी इतना थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि पोस्ट टैरिफ के बाद कैसे समीकरण बैठेंगे। बट राकेश जी मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। जी राकेश सर, आपको क्या लगता है वो कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जो अभी इंडियन गवर्नमेंट को उठाने चाहिए? और जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा अगर वो शिफ्ट होता है मामला अमेरिका की तरफ तो धुंधला है भविष्य, इसको उज्जवल करने के लिए, इस धुंधलेपन को हटाने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं सर? उज्जवल होने के लिए सबसे बड़ी क्या है, पिछले कुछ सालों से हिंदुस्तान के अंदर कॉटन की जो है प्रोडक्शन डे बाई डे कम हो रही है और कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से हिंदुस्तान की कॉटन एक्सपेंसिव हो गई है और एक्सपेंसिव होने की वजह से यहाँ का जो एक्सपोर्ट का भविष्य है वो डूबल है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। अगर कोई चीज महंगी है तो उसको तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इसमें तो यही है कोई बीज में बदलाव आ जाए या नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हिंदुस्तान में कॉटन का उत्पादन बढ़ जाए, हिंदुस्तान की कॉटन कंपेरेटिव वर्ल्ड मार्केट में सस्ती हो जाए, तो ही कुछ कंक्रीट होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट भी बेचारी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, सिवाय कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल सर। लेकिन राकेश सर, अभी के लिहाज से अगर हम प्राइसेस की बात करें, अभी एमएसपी के नीचे चल रहा है। अभी ये जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इससे भाव और नीचे जाते दिखाई दे रहे हैं? आप शॉर्ट टर्म में क्या कैसे देख रहे हैं प्राइसेस को कॉटन की? देखो ऐसा है ना जी, क्या सब जगह एक बार दिक्कत हो गई है। हिंदुस्तान के प्राइसेस ऑलरेडी ऊंचे हैं, तो ऊंचे बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ जाए ऐसा लगता नहीं है। बट हाँ, अगर ये स्थिति ऐसे टर्मोइल जैसी रहेगी तो प्राइस पे प्रेशर रहेगा। प्राइस पे प्रेशर रहेगा। राकेश सर, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और बताने के लिए कॉटन को लेकर के क्या चिंताएं हैं और इनसे कैसे निपटा जाए। अजय सर, आप प्राइसेस को का मूवमेंट कैसे देख रहे हैं? और अभी एमएसपी के नीचे, और जैसा राकेश जी कह रहे थे कि ऑलरेडी काफ़ी महंगा है, तो ऊपर जाने के चांसेस कम है, नीचे और कितना आ सकता है सर? देखिए मुझे लगता है उसके लिए मैं आइस कॉटन को अगर मैं ट्रैक करता हूं तो वहां पे डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बार बार में 67 के ऊपर बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही 60 के नीचे जा पा रहा है। जिस ढंग से पिछले 2 दिनों में हमने देखा टैरिफ कंसर्न की वजह से आइस में जो गिरावट आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइसेस पे भी रिफ्लेक्ट करती है। इस वक्त अगर हम आइस कॉटन की बात करें तो करीबन 64.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है टेक्निकली भी अगर मैं देखूं तो ऐसे कोई बड़े हिंड्रेंस पॉजिटिव साइड नहीं दिखाई दे रहे हैं। टाइमिंग एक वीकनेस कंटिन्यू रहेगी जब तक ये टैरिफ वाला जो कंसर्न बना हुआ है। तो आई थिंक 61-62 तक का लेवल आता है तो डोमेस्टिक साइड भी अगर हम कॉटन कैंडी की बात करें, वॉल्यूम्स काफी कम है इसमें, बट दोनों में मुझे लगता है गिरावट का रुख कंटिन्यू रहेगा। कपास मुझे लगता है करीबन 1432-1435 तक का एक लिमिटेड डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं कॉटन में भी मुझे लगता है कि 53,500 के आसपास के लेवल कॉटन कैंडी के दिख सकते हैं। एज ऑफ नाउ ट्रेड काफी स्लो है, फिजिकल साइड भी, इसकी वजह से वॉल्यूम्स भी काफी कम रहेंगे। ठीक सर, चलिए अब कॉटन से आगे बढ़ते हैं। जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी सरसों खल की। बीते अगर 3-4 हफ्ते की बात करें तो चीन ने भारत से 52,000 टन सरसों खल की खरीदारी की है। पिछले साल की तुलना में चीन ने भारत से 4 गुना ज़्यादा सरसों खल की खरीदारी की है। 2024 में चीन ने भारत से सिर्फ 13,100 टन सरसों खल खरीदा था। कनाडा पर चीन के द्वारा 100% टैरिफ लगाने के बाद ये खरीद बढ़ रही है। इस खबर को आप किस तरीके से देख रहे हैं और भारतीय बाजार में सरसों और सरसों खल की कीमतों पर इसका क्या पॉजिटिव असर देख रहे हैं, आप देखेंगे? देखिए सबसे पहले मैं जैसे बता रहा हूँ, जब से टैरिफ सिचुएशंस बनी है, कहीं ना कहीं सब अपने अपने वेंडर्स बोल सकते हैं या परचेजर्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में हम देख रहे हैं टैरिफ की वजह से
नए समीकरण भी बैठे, जैसे कनाडा से जो स्टेप्स हुए हैं उसके बाद डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ रुझान, इंडिया काफी बड़ा पैमाने पे हम देखते हैं मिल्क के एक्सपोर्ट है काफी इसमें। तो टाइम बिंग प्राइसेस को एक सपोर्ट जरूर मिल सकता है, बट फ्रैंकली जो मुझे लगता है टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज जिस ढंग से टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी अभी बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, और नए समीकरण से हम अगले हफ्ते 15 दिन में आते हुए देखेंगे। बट हाँ, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है धीरे धीरे पॉजिटिवनेस थोड़े थोड़े बनते हुए दिखाई जरूर देंगे। अभी सरसों पे क्या स्ट्रेटजी क्या करें सर, सरसों खल पे क्या मतलब, ठीक है आगे हफ्ते 10 दिन में और क्लैरिटी आएगी, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए कोई स्ट्रेटजी है वो करनी चाहिए क्या? देखिए, अगर मस्टर्ड की बात करें तो प्राइजेस के अंदर रिसेंटली हमने देखा था कि नीचे में 6000 का लेवल छुआ था मार्च में, और वहां से अच्छी खासी रिकवरी होकर अभी 6400 6350-60 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। टाइमिंग अगर मैं देखूं, सप्लाई साइड ठीक ठाक है और अनसर्टेनिटी बनी हुई डिमांड को लेकर, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस 6500 के ऊपर इमीडिएटली जाता हुआ दिखाई दे। फिर से प्राइजेस में अगर पुल बैक आता है करीबन 60 टू 50 6250 के करीब, जी। वहां पे फिर लेके चल सकते हैं। अब सर जो है आज की टॉप एग्री कमोडिटीज़ का रुख करें उससे पहले जरा क्रूड पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अब जो रिसेशन का खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल की कीमतें अब 4 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। कल रात में जो घटनाक्रम रहा वहाँ से क्या आपको लग रहा है कि क्या क्रूड और ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आएगा? ब्रेंट हो, WTI हो, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्रूड को कैसे देख रही सर अभी? देखिए, सबसे पहले अगर कच्चे तेल की अगर मैं बात करूं तो कभी भी विपुल जी, जब कच्चा तेल गिरता है तो सभी इकोनॉमी खुश होती है कि चलो अब महंगाई कम होगी, बट कच्चा तेल दो धारी तलवार होती है। जब ज्यादा गिर जाता है तो उसका मतलब स्लो डाउन है इकोनॉमी, और वैसा ही हो रहा है। जनवरी में हमने करीबन $83 का लेवल ब्रेंट पे आते हुए देखा, और इस वक्त 63 के नीचे पहुंच चुका है और तैयारी कर रहा है 60 तोड़ने का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कंसर्न ज्यादा है, टैरिफ की वजह से डिमांड में ड्रॉप रहेगा। साथ में ओपेक ने भी जो अपने प्रोडक्शन बढ़ाए हैं उसकी वजह से भी दबाव जारी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर और दबाव बढ़ सकता है, जहां पे ब्रेंट मुझे लगता है कि 58 तक का लेवल मिल सकता है। वहीं एमसीएक्स की अगर बात करें तो इस वक्त भी 4% की गिरावट के साथ मार्केट 5000 का लेवल ब्रीच कर चुका है, जो नीचे में मुझे लगता है 4550 तक का लेवल दिखा सकता है। ऐसे समय में ऑप्शन के जरिए अगर कोई अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है, जहां पे 5000 का पुट लिया जा सकता है। क्या सर ये जो कल जो रिपोर्ट आई गोल्डमैन सैक्स की, क्या मतलब जो $40 तक की जो टारगेट की बात चल रही है, क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो अभी तो लग रहा है कि मामला एक्सटेंड हो रहा है। चाइना ने रिटेलिएट किया, यूएस ने 104% टैरिफ लगा दिया। ये जो जिस तरीके से ये ट्रेड वॉर बढ़ रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल अगर मैं देखूं तो प्राइजेस में दबाव जरूर रहेगा, बट 40 जैसी सिचुएशन मुझे टाइमिंग नहीं लगता। देखिए, पेंडेमिक के समय में हमने जरूर देखा था कि कच्चा तेल नेगेटिव में भी चले गया था, बट कुल मिलाकर आप ध्यान रखिए 2 साल पहले भी जब यूएस ने रशिया पे जब सैंक्शंस लगाया था तब कहा था कि $60 के ऊपर कोई परचेज नहीं करे रशिया से। इसका मतलब है $60 एक ऐसा प्राइस है जो कोई भी प्रोड्यूसर के लिए पिंच पॉइंट होता है। अगर ब्रांड इसके नीचे चले जाता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कट या फिर हम और कुछ नए अपडेट्स आते देखेंगे। तो मेरा मानना है कि आनंद फानंद में हो सकता है नीचे में हम 54-55 तक के एक स्पाइक आते हुए देखें। 60 के नीचे मंथ ऑन मंथ होल्ड नहीं करेगा, बिकॉज मिडिल ईस्ट जिस ढंग से अभी ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया, या तो वहां पे कर्टलमेंट आ जाएगा या कहीं ना कहीं 60 के नीचे सस्टेनेबिलिटी मुझे पर्सनली दिखाई नहीं देती है। तो वर्स्ट इनके 54-55 का लेवल है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे। कॉस्टिंग प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। ठीक सर, तो चलिए इस पर हमारी नज़रें रहेंगी। आगे भी हम अजय सर को परेशान करते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे। इस बीच अनिल कुमार जी कह रही हैं, वेल्डन सर जी, केडिया सर जी का स्वागत है। अनिल कुमार जी कह रहे हैं, योर टीम इज़ रियली एक्सपीरियंस, सो स्वीट ऑफ यू सर जी। तो आप सभी का धन्यवाद। और भी बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, तो आप लोग ऐसे ही अपना जो है उत्साह, अपना प्रेम ऐसे ही दिखाते रहिए। और अभी हम कमोडिटी बाज़ार को लेकर के और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं। जल्दी धीरे धीरे करके जो है और सारी चीज़ें हम लेकर के आएंगे, और उम्मीद करते हैं अजय जी का समर्थन, अजय जी का साथ ऐसे ही हमारे साथ लगातार बना रहेगा। सर चलते चलते एग्री कमोडिटीज़ की टॉप एग्री कॉल क्या देना चाहेंगे आप?
तीन कमोडिटी ऐसी है जिन पे आपको बिल्कुल नजर रखना चाहिए। पहले कैस्टर, जिस ढंग से हमने अभी देखा मस्टर्ड के मिल्स की डिमांड अच्छी है चाइना में, वैसे ही कैस्टर का भी सिनेरियो लग रहा है मुझे, जहां पे इमीडिएटली अगर हम बात करें तो 6420 पे लीजिए, 6350 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6550 का टारगेट रहेगा। बट अगर कोई 1.5-2 महीने का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है वापस 7000 का लेवल हम कैस्टर में आते हुए देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी हल्दी है। इससे पहले भी विपुल जी मैंने हल्दी में बाइंग बताई थी क्योंकि बैलेंस शीट काफी टाइट है और हमने देखा कि प्राइसेस 15000 का लेवल क्रॉस कर गया था। टेक्निकली थोड़ा पुल बैक आया था, अराइवल प्रेशर भी था। मुझे लगता है 13900 का लेवल फिर से मिल जाए तो बेटर रहेगा लेने के लिए 13500 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 14500। आज मार्केट के अंदर 1.5% की गिरावट है, बट 13900 मुझे लगता है फेयर प्राइस है जहां पे लेना चाहिए। अंत में अगर गवार की बात करें तो गवार में भी हमने टैरिफ के चलते एक अनसर्टेनिटी बनी थी जहां पे गवार फिर से 5450 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया और गिरावट दिखाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि गवार कहीं ना कहीं 5250 का जो लेवल है ये होल्ड करता हुआ दिखेगा, इसलिए वहां पे 5250 में बाय कीजिए, 5200 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड रहेगी बट 5350 का लेवल मिलेगा। बट अभी भी मैं कहता हूं कि कैस्टर और हल्दी ये दो ऐसी कमोडिटी रहेगी जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक सर। चलिए जरा एक बार फटाफट अपने दर्शकों को जिन लोगों ने लेवल्स नोट नहीं किए वो फटाफट नोट कर लें। गौर सीड में खरीदारी करके चलनी है, मे फ्यूचर खरीद करके चलें, 5250 के आसपास आपको खरीदारी करनी है। गौर सीड में आपको एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है 50 रुपये नीचे का। लेवल्स जो है अवश्य ध्यान रखें, स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखें। 5200 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ आपको 100 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं। 5350 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह आपको ग्वार सीट के अंदर दी जा रही है। इसके अलावा आपको हल्दी में भी खरीदारी की सलाह दी गई है। मई फ्यूचर खरीदिए आप 13900 के आसपास, और यहाँ पर आपको 400 रुपये नीचे 13500 पे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 14500 के लक्ष्य के साथ आप हल्दी में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा आज की तीसरी कमोडिटी जिसमें कि आपको खरीदारी की सलाह दी गई है वो है कैस्टर सीड। यहाँ पर भी मे फ्यूचर खरीद के चलें 6420 के आसपास, नीचे एक स्टॉप लॉस लगाइएगा आप 6350 का, और ऊपर की तरफ आपको 6550 6550 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यही है आज की जो है अग्री कमोडिटीज़ पे ये आज की ये 3 बड़ी ट्रेडिंग कॉल। अजय सर थैंक यू, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस समय जो दुनिया भर में चल रहा है उसका असर एग्री कमोडिटीज़ पे किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर।